नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में हम मराठा और मुगलों का जो संघर्ष रहा है उसको देखने का प्रयास करेंगे और मराठा मुगल संघर्ष को भी खास करके औरंगजेब वर्सेस शिवाजी को हम इस टॉपिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अफजल खां के साथ जो शिवाजी का संघर्ष होता है 1559 ईस्वी में, जिसमें अफजल खां की पराजय होती है और शिवाजी विजयी घोषित होते हैं। अफजल खां की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन इससे बीजापुर का जो साम्राज्य है वो उसको गहरा झटका लगता है। बीजापुर के बहुत सारे जो रियासतें हैं, बहुत सारे जो किले हैं, उनको भी शिवाजी जीत लेते हैं। और चूंकि उस समय स्थिति ये था कि उस समय उत्तर भारत में जो मुगल शासन व्यवस्था था, वहां पे उत्तराधिकारी का जो प्रश्न है वो खड़ा हो गया था। शाहजहां की मृत्यु के बाद कौन राजा बनेगा। चूंकि शाहजहां की उस समय तक मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो जब अस्वस्थ हो गया था, लग रहा था जो उसके और जो राजकुमार थे कि अब ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे, तो अपना अपना राजा के पद के दावेदारी के लिए सारे जो मुगल राजकुमार थे वो उसमें लग गए, जुट गए, और औरंगजेब भी उसी में से एक था। क्योंकि उस समय औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार हुआ करता था, इसलिए उसे उत्तर भारत आना बहुत जरूरी हो गया था ताकि वो अपना पार्टिसिपेशन दे सके, अपना वो दिखा सके, अपना हक बता सके राजा बनने में। लेकिन उसका फायदा उठाकर बीजापुर ने सोचा कि भाई हम शिवाजी को थोड़ा ठंडा करते हैं, लेकिन स्थिति जो है वो दूसरे तरीके का हो गया। मतलब शिवाजी ने ही बीजापुर को ठंडा कर दिया। खैर, जब औरंगजेब शासक बन जाता है तब वो पुनः दक्षिण की तरफ ध्यान देता है, क्योंकि दक्षिण में जो औरंगजेब है उसका बड़ा दिलचस्पी होता है, क्योंकि बहुत दिन तक वो वहां का सूबेदार भी रहा था और सम्राट बनने के बाद उसका ये एकदम दिली इच्छा था कि वो दक्षिण भारत के जो सिया राज्य है उसको भी मुगल साम्राज्य में सम्मिलित करना चाहता था। लेकिन उसने देखा कि भाई यहाँ तो एक तीसरा जो शक्ति है मराठे, वो इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, तो फिर उसने इसकी तरफ ध्यान दिया। अब क्या ध्यान दिया, तो उसको जो है हम मुगल मराठा संघर्ष के माध्यम से समझते हैं। तो कहता है कि सबसे पहले 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। भाई चूंकि उसके मामा था ये शाइस्ता खां, इसलिए इसका प्रभाव बहुत ज्यादा था। जब ये शाइस्ता खां दक्षिण पहुंचा तो इसने पूरे जो मराठा साम्राज्य था वहां पे इसने हड़कंप मचाकर रख दिया। कहता है कि 1663 ईस्वी तक आते आते इसने पूना, चाकन, कल्याण सहित उत्तरी कोंकण का जो बहुत सारा एरिया था उस पर इसने अधिकार कर लिया। अब क्योंकि ये अधिकार करते करते वर्षा का ऋतु आ गया, मराठे लोगों को लगातार पराजित किया जा रहा था, उनके क्षेत्रों पर कब्जा किया जा रहा था, उनके किले छीने जा रहे थे। लेकिन यही क्रम में वर्षा ऋतु आ गया तो इसको लगा कि भाई चलो ठीक है, अभी जो है वो हम आराम कर लेते हैं, और जब वर्षा ऋतु खत्म होगा तो बाकी जो दक्षिण कोंकण का क्षेत्र है हम उसको भी जीत लेंगे, ऐसा सुल्तान का इच्छा था। लेकिन दुर्भाग्य से शाइस्ता खां उसी महल में ठहरा, पूना के उसी महल में ठहरा जिस महल में शिवाजी ने अपना बचपन बिताया था। इसलिए शिवाजी उस महल से बहुत अच्छे तरीके से परिचित थे, एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके कोने कोने से ये वाकिफ थे। इसलिए शिवाजी ने एक प्लान बनाया, बारातियों के भेष में 400 मराठे
पूना शहर में इंटर होते हैं और 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को पूना पर आक्रमण कर देते हैं। पूना का ये जो किला है उस पर आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण इस तरीके का होता है कि जो मुगल फौज है उसको समझ में ही नहीं आता है कि क्या हुआ। किसी तरीके से एक जो दाई है, नौकरानी है, वो जाकर शाइस्ता खां को इसकी खबर देता है, लेकिन तब तक देर हो चुका होता है। मराठे भी वहां पहुंच जाते हैं और शाइस्ता खां खिड़की से भागने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी 4 अंगुलियां मराठों के तलवारों का शिकार हो जाती हैं। इसके साथ उसका जो बेटा है अब्दुल फतह वो भी मारा जाता है। इसके साथ उसके और कई जो पत्नियां हैं वो मारी जाती हैं, और भी जो बेटे हैं और संबंधी हैं वो भी मारे जाते हैं। बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। किला में रहने वाले दास दासियां जो है वो मारी जाती हैं। बहुत सारी स्त्रियां भी मार दी जाती हैं, क्योंकि जो छापा पड़ा था वो रात को करीब पड़ा था। रात को मतलब करीब 2 बजे जो है, 1 से 2 बजे के बीच में छापा पड़ा था। तो उस समय महिला और पुरुषों में भेद कर पाना थोड़ा मराठों के लिए मुश्किल हो रहा था, जिसके कारण कुछ महिलाएं भी इसमें मारी गई। अब चूंकि ये एक ऐसा आक्रमण था जिसने पूरे मुगल को हिलाकर रख दिया, शाइस्ता खां को तो समझ में नहीं आ रहा था कि भाई हम कैसे बच गए। दूसरे दिन जब जसवंत सिंह शाइस्ता खां से मिलने जाते हैं तो शाइस्ता खां का ये एक कटाक्ष होता है कि हमको तो लगा कि महाराज आप हमारी रक्षा करते हुए कल शहीद हो गए। मतलब वो एक तरीके से ये कटाक्ष करता है कि भाई मतलब हमको तो लगा कि आप युद्ध करते हुए आप शहीद हो गए होंगे, आप तो आके हमसे हाल चाल पूछ रहे हैं। ठीक है ना, आप इस कटाक्ष को समझ सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि शाइस्ता खां का जसवंत सिंह पे शक था कि जसवंत सिंह को शायद ये पूरा का पूरा मैटर पहले से पता था। इसके पीछे रीजन ये था कि जसवंत सिंह शिवाजी का बहुत ज्यादा इज्जत करते थे और शिवाजी और जसवंत सिंह में गहरी दोस्ती भी थी। ये जसवंत सिंह भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इनके बारे में जो हम मुगल राजपूत संबंध पढ़ेंगे तब हम आपको इनके बारे में बताएंगे। अभी फिलहाल बस आप इतना समझिए कि जसवंत सिंह पे शाइस्ता खां को शक होता है, और चूंकि औरंगजेब जब ये समाचार सुनता है तो उसको बड़ा गहरा दुख होता है और वो शाइस्ता खां को दक्षिण से हटाकर बंगाल भेज देता है। अब जो पूरा का पूरा जो मुगल दरबार है, उस मुगल दरबार में एक कह सकते हैं कि एक अफवाह टाइप का, या एक कह सकते हैं कि उन लोगों में एक डर बैठ जाता है जो मुगल दरबारी हैं, बड़े बड़े मुगल सूबेदार हैं, कि भाई शिवाजी शायद शैतानों का अवतार है और वो कहीं भी आ सकता है। मुगलों का ये जो भ्रम था कि हम जो है वो जाएंगे और इन हिंदुओं को काटेंगे, मारेंगे, इनके किले को छीन लेंगे और ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम कहीं भी रहेंगे, उनकी मांग में भी रहेंगे तो वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। इस भ्रम को शिवाजी ने तोड़ा और ये सिद्ध कर दिया, ये बताया कि तुम कहीं भी सुरक्षित नहीं हो, हम जहां भी चाहेंगे तुमको घुसकर मारेंगे। और इस प्रकार का एक जो पूरा माहौल था वो मुगल दरबार में छाया हुआ था। मुगल जो दरबारी थे, बड़े बड़े सूबेदार थे, वो इस प्रकार से डरे हुए थे कि भाई शिवाजी तो ऐसे शाइस्ता खां जैसा इतना ताकतवर जो सूबेदार है उसको घर में घुस के उसको मारना, तो फिर तो वो कहीं भी पहुंच सकता है। और कहता है कि ये जो पूरा का पूरा ये जो है कि शिवाजी को शैतानों का जो अवतार है उसकी संज्ञा दी गई मुगल दरबार में। ये यदुनाथ सरकार जो है वो इसके बारे में बताते हैं कि मुगल दरबार में शिवाजी का किस प्रकार का खौफ छाया हुआ था शाइस्ता खां को पूना में घुसकर मारने के बाद। एक मिनट, अब देख लेते हैं।
कहता है कि उसके बाद 1664 ईस्वी में पश्चिमी किनारों का प्रसिद्ध जो व्यापारिक केंद्र था सूरत, उसको 4000 मराठों के साथ शिवाजी जाते हैं, उस पर धावा बोलते हैं और उसको लूट लेते हैं। करीब 16 से 20 जनवरी तक, मतलब 4 दिन तक पूरा लूटपाट जो है पूरे सूरत को लूटा जाता है। क्योंकि डच और जो अंग्रेजी कंपनियां थी वो अपना वहां पे फैक्ट्री बनाई हुई थी, उसका वो अपना सुरक्षा का वो व्यवस्था की हुई थी, इसलिए वो बच जाती हैं। और कहता है कि बाकी लोगों को लूटा जाता है, खास करके और भी जो व्यापारी लोग थे उनको, और जो प्रशासनिक केंद्र है उनको लूटा जाता है। क्योंकि सूरत पर धावा बोलने का एक और कारण था कि सूरत जो था वो मुसलमानों के हज के जाने का द्वार था। जो भारतीय मुसलमान थे वो जो हज करने जाते थे तो यही सूरत बंदरगाह का प्रयोग करके वो लोग जाते थे। और जैसे आज आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जैसे जो औरंगजेब का जो नीति था, हिंदू विरोधी नीति था, मंदिरों को तोड़ना, मंदिरों को भ्रष्ट करना, मंदिरों को जो है वो मूर्तियों को खंडित करना, हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं पर जजिया कर लगाना, हिंदुओं का कत्लेआम करना, तो इसका एक जवाब था शिवाजी की तरफ से औरंगजेब को कि भाई हम भी जो है, अगर तुम हमारे धर्म पर आघात करोगे तो हम भी तुमको बख्शेंगे नहीं। इससे अब औरंगजेब तो कट्टर मुसलमान था, इससे औरंगजेब जो है वो बड़ा नाराज हो जाता है और औरंगजेब इनायत खां के स्थान पर गयासुद्दीन खां को सूरत का कमान सौंपता है। लेकिन सूरत का ये जो लूट था वो जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि शाही शेर की मांद के भीतर मूंछ उखाड़ने के समान अगला, कि भाई शाही शेर जो है वो मांद में सोया हुआ है और वहां जाकर उसका मूंछ उखाड़ लिया गया। तो उसके समान ये अभियान बताया है, बहुत सारे जो बताए हैं इतिहासकारों ने, उसकी तुलना इससे की है। अब ये क्यों था कि सबसे पहले तो कि भाई शाइस्ता खां को इस तरीके से पूना के महल में अंगरक्षकों के बीच घुसकर उसको मारना, उसके बाद सूरत जो कि मुगलों का एक बहुत व्यापारिक प्रतिष्ठित केंद्र था उसको लूट लेना, खास करके जो मुस्लिम व्यापारी थे उन सारे व्यापारियों को लूटा गया। अधिकतर वही लोग वहां पे, उनका वो वर्चस्व था। जो मुगल प्रशासनिक केंद्र थे उनको ही लूटा गया। तो एक प्रकार से शिवाजी का जो खौफ था वो धीरे धीरे औरंगजेब के ऊपर छाने लगा। अब क्या होता है कि इससे परेशान होकर औरंगजेब कहता है कि कछवाहा नरेश, ये अंबर के नरेश थे, जय सिंह और दिलेर खां को दक्षिण का कमान सौंपता है। जसवंत सिंह पे इसको पहले क्योंकि जसवंत सिंह और शाइस्ता खां थे, शाइस्ता खां तो बंगाल चला गया, जसवंत सिंह पे शक था। अब उन लोगों के स्थान पे जो कमान है वो दिया जाता है जय सिंह को और दिलेर खां को। ये जो जय सिंह थे वो बड़ा चतुर व्यक्ति थे और अंबर के नरेश थे। इन्होंने जैसे ही ये दक्षिण पहुंचते हैं तो मराठों के जितने भी दुश्मन होते हैं, छोटे छोटे जो भी दुश्मन होते हैं, जैसे बीजापुर हो गए और भी जो छोटे छोटे इनके खिलाफ, जैसे चंद्रराव मोरे का जो हमने देखा कि भाई जावली का किला छीना था तो प्रतापगढ़ के युद्ध में उनका जो पुत्र था वो लड़ा था, ठीक है, या उन लोग जो है वो नाराज था। तो इस तरीके से शिवाजी के जो भी छोटे छोटे दुश्मन थे उनको एकत्र करते हैं और करने के बाद जो पुरंदर का किला है उसको घेर लिया जाता है। इसके साथ ही रायगढ़, सिंहगढ़ जिसको कोन्ना का किला कहा जाता था, और रोहिरा प्रदेश ये शिवाजी का अपना पैतृक प्रदेश था। यही वो प्रदेश था जिसका सबसे पहला किला रोहिदेश्वर का जो किला था उसको शिवाजी ने जीता था, रोहिदेश्वर का दुर्ग को जीता था। तो वहां पे भी अभियान किया जाता है। विवश होकर शिवाजी को आत्मसमर्पण करना पड़ता है और 22 जून 1665 ईस्वी को एक संधि होती है जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। इस पुरंदर की संधि के जो शर्त थे वो कुछ इस प्रकार से थे। क्या थे? तो पहला था
कि 4 लाख हुन वार्षिक आय वाले 23 किले मुगलों को सौंपे जाएंगे तथा 1 लाख वार्षिक हुन वाले 12 किले शिवाजी के पास रहेंगे। क्योंकि उस समय शिवाजी के पास 35 किले थे, तो ये समझौता हुआ कि जिस भी किले का 4 लाख वार्षिक हुन आय है, तो 4 लाख वार्षिक हुन आय वाले जो 23 किले हैं, शिवाजी वो किले मुगलों को सौंप देंगे और 1 लाख वार्षिक आय वाले 12 किले शिवाजी अपने पास रखेंगे, जिसमें रायगढ़ का किला भी शामिल होगा, मतलब उनका राजधानी भी उन्हीं के पास रहेगा। फिर सेकंड ये था कि संभाजी को 5,000 का मनसबदारी दिया जाएगा एवं उनको उचित जागीर भी दिया जाएगा, लेकिन बदले में उन्हें 3,000 घोड़ों के साथ, घुड़सवारों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होना होगा और मुगल शासक की सेवा करनी होगी। तीसरा शर्त था कि शिवाजी के विवेक रहित और बेवफा व्यवहार को मुगलों के द्वारा क्षमा कर दिया जाएगा कि भाई शिवाजी ने ये जो व्यवहार किया, ये जो सूरत को लूटा, इनायत खां सूरत को लूटा, शाइस्ता खां का उंगली काट दिया, उसके बेटा का हत्या कर दिया, तो इन सारे व्यवहारों को माफ कर दिया जाएगा। तो चौथा था कि कोंकण और बालाघाट में जागीर दी जानी तय हुई। इसके बारे में शिवाजी खुद भी बताते हैं कि कोंकण और बालाघाट, कोंकण से करीब 4 लाख हुन पर ईयर इनकम होता था और बालाघाट से करीब 9 लाख हुन पर ईयर इनकम होता था। तो ये निर्णय लिया गया कि कोंकण और बालाघाट का जो जागीर है वो शिवाजी को दे दी जाएगी और बदले में शिवाजी 13 किस्त में 40 लाख हुन जो है वो मुगलों को देंगे। 13 किस्त में मतलब 13 साल में भी, 13 साल, एक साल का किस्त होगा। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि 40 लाख हुन मतलब 13 मतलब पर ईयर जो है वो 3 लाख हुन जो है वो शिवाजी मुगलों को देंगे। तो ये जो समझौता था वो एक तरीके से शिवाजी के लिए भी फायदेमंद था और जयसिंह के लिए भी फायदेमंद था। कैसे था उसको हम आगे देखेंगे। शिवाजी के लिए तो ये फायदेमंद था कि अब देखिए 13 लाख खून आ रहा है, 3 लाख खून देना तो 10 लाख खून तो बचेगा। लेकिन उसमें साथ में ये शर्त रखा गया कि बीजापुर के खिलाफ युद्ध में शिवाजी को मुगलों की मदद करनी होगी। भाई बीजापुर से जब मुगलों का संघर्ष होगा तो संघर्ष में शिवाजी जो है वो मुगलों की तरफ से बीजापुर के खिलाफ युद्ध करेंगे। तो एक प्रकार से जयसिंह औरंगजेब को इसलिए समझाने में कामयाब हुए क्योंकि औरंगजेब का कहीं न कहीं ये बहुत उत्कृष्ट आकांक्षा था कि दक्षिण भारत के जितने भी शिया राज्य हैं, शिया मुस्लिम राज्य हैं, उसको भी मुगल साम्राज्य में सम्मिलित करवाया जाए। और जयसिंह ने औरंगजेब को ये भरोसा दिया कि शिवाजी जब हमारे साथ हो जाएगा तो हम धीरे धीरे करके इन शिया राज्यों को जीत लेंगे, जिससे औरंगजेब ने इस संधि को मुहर लगा दी, मान्यता दे दी। अब कहता है कि जयसिंह का बीजापुर का असफल अभियान तथा शिवाजी का पन्हाला दुर्ग लेने में असमर्थता। जब ये संधि हो जाता है तो उसके तत्काल बाद जयसिंह जो है वो बीजापुर पर आक्रमण कर देते हैं, लेकिन उनका आक्रमण असफल हो जाता है क्योंकि रसद का जो आपूर्ति है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। और उसी समय शिवाजी जो पन्हाला के दुर्ग पर आक्रमण करते हैं तो उनका भी ये अभियान जो है वो असफल हो जाता है। अब चूंकि जो जयसिंह थे उनको अभी टेंशन हो जाता है, क्योंकि इन्होंने औरंगजेब को तो ये समझाया था कि शिवाजी जब हमारे साथ होगा तो हम दक्षिण के जो राज्य हैं उसको जीत लेंगे, लेकिन अब यहाँ स्थिति तो गड़बड़ हो गया। इसलिए कहता है कि 9 मई 1666 को शिवाजी का आगरा आगमन होता है। अब ये शिवाजी का जो आगरा आगमन है वो बड़ा विवादास्पद है। बहुत सारे इतिहासकार हैं जो बताते हैं कि ये जो पुरंदर की संधि हुई थी उसमें तो ऐसा कोई शर्त ही नहीं था कि शिवाजी को आगरा जाना होगा, बल्कि उनको इस चीज से छूट था। हाँ, उनके पुत्र संभाजी को 5,000 मनसबदारी देना था और वो 3,000 घोड़ों के साथ वो मुगल दरबार में रहना था, लेकिन शिवाजी के बारे में तो ऐसा बात हुआ नहीं था। तो आखिर क्या कारण था
कि शिवाजी मुगल दरबार में गए। तो इसके पीछे जो इतिहासकार हैं वो अलग अलग मत रखते हैं। यदुनाथ सरकार जो है उनका कहना है कि ये एक प्रकार से जय सिंह की कूटनीति थी। मतलब जय सिंह को लगा कि भाई औरंगजेब को तो हमने आश्वासन दिया था कि शिवाजी के साथ आते ही हम दक्षिण के जो शिया बहुल मुस्लिम राज्य हैं उनको जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लेंगे, क्योंकि संधि में ये शर्त भी रखा गया था कि जब मुगल बीजापुर पर आक्रमण करेंगे तो शिवाजी मुगलों की सहायता करेंगे। लेकिन यहाँ स्थिति तो उल्टा हो गया। भाई बीजापुर पर आक्रमण तो किया गया लेकिन वो आक्रमण असफल रहा। तो अब जयसिंह को लगा कि किसी प्रकार से अगर औरंगजेब को ये भरोसा दिया जाए कि चलो ठीक है अभी तो अभियान असफल रहा है लेकिन बाद में हम इस अभियान को पूर्ण करेंगे, सफल बनाएंगे, तो उसके लिए जरूरी है कि कम से कम शिवाजी को मुगल दरबार में ले जाया जाए ताकि औरंगजेब को ये एक भरोसा मिल सके। इसके साथ ही जयसिंह को ये भी डर था कि कहीं जो बीजापुर और शिवाजी हैं उनके बीच कोई संधि ना हो जाए, कोई मित्रता ना हो जाए, और अगर ऐसा हो जाएगा तो ये मुगलों के लिए बड़ा हानिकारक होगा और खास करके जयसिंह के लिए बहुत हानिकारक होगा, क्योंकि इससे औरंगजेब जो है वो बहुत नाराज हो जाता है कि भाई तुम संधि भी किया, तुम उसको ये सारा कुछ दिया भी, और फिर जो है जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये संधि की गई वो उद्देश्य भी पूर्ति नहीं हुआ और मुगलों का इतना नुकसान भी हो गया। तो ये जो यदुनाथ सरकार है वो बताते हैं कि जयसिंह की कूटनीति का ही परिणाम था कि उन्होंने शिवाजी को बहला फुसला कर उनको किसी तरीके से मनाकर, और ऐसा माना जाता है, वो बताते हैं कि उन्होंने शिवाजी को ये आश्वासन दिया था कि मुगलों के साथ जब आप रहेंगे तो पूरा दक्षिण का जो क्षेत्र है उसको धीरे धीरे जीतकर और शिवाजी को ही वहां का सूबेदार बना दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने शिवाजी को भरोसा दिया था। इसके साथ ही उन्होंने शिवाजी को यह भी भरोसा दिया था कि आपका जो जान है उसका हिफाजत का जिम्मा जो है वो मेरा है, आपका जान का पे बात नहीं आ सकती है, और अगर आपका जान जाएगा तो उसके पहले मेरा जान जाएगा। तो इस तरीके का जो वादा है वो जय सिंह ने शिवाजी से किया था, और इससे प्रभावित होकर शिवाजी आगरा जाने के लिए राजी हो गए। कहता है कि पहले से तैयारियां हुई, शिवाजी, उनके पुत्र संभाजी और भी जो कुछ गणमान्य लोग थे उनको लेकर शिवाजी जो है वो आगरा पहुंचे। लेकिन जब वो आगरा पहुंचते हैं तो उनके साथ सही बर्ताव नहीं होता है। उनको 5000 मनसबदार का श्रेणी, जो कि तीसरा श्रेणी है, उस श्रेणी में उनको बैठाया जाता है, जिससे शिवाजी नाराज हो जाते हैं। और उस समय क्योंकि औरंगजेब का जन्मदिन का फंक्शन चल रहा था, तो जो औरंगजेब था उसको ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि इतना वो व्यस्त था कि शिवाजी से बात करने का भी उसको फुर्सत नहीं था। इससे शिवाजी को लगा कि ये तो हमारा सम्मान का मतलब मजाक उड़ाया जा रहा है। शिवाजी जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से कोई आकर बात भी न करे तो इनको कहीं ना कहीं आत्मसम्मान पे धक्का लगा और इन्होंने इसका विरोध किया और इन्हें बंदी बना लिया गया। तो कुछ जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि शिवाजी के साथ किए गए इस बर्ताव के कारण शिवाजी बड़ा क्रोधित हुए और क्रोधित होने के कारण उनको वो मूर्छा आ गया, और शायद मूर्छा में ही इन्होंने औरंगजेब को कुछ भला बुरा कहा। बाद में जब ये होश में आए तो इन्होंने अपने आप को कैद पाया। तो ये मामला था। हाँ, लेकिन सरदेसाई कहते हैं कि शिवाजी जो आगरा गए थे उसके पीछे उनका भविष्य का योजना था। शिवाजी मुगल दरबार को देखना चाहते थे नजदीक से, उसकी कमजोरियों को, उसकी खामियों को देखना चाहते थे, ताकि भविष्य में एक प्लान बनाया जा सके मुगलों के खिलाफ। जैसा कि हमने शुरू से शिवाजी का जो जीवन है उसको अगर हम शुरू से देखते हैं तो चाहे वो रोहितेश्वर का किला हो, चाहे वो पूर्णना का किला हो, चाहे तोरन का दुर्ग हो, चाहे ये कौन था
चंद्रराव मोरे जावली का किला हो, चाहे प्रतापगढ़ का युद्ध हो जिसमें अफजल खां को वो पराजित मार दिया गया, फिर शाइस्ता खां का उंगली काट दिया गया। तो मतलब शिवाजी जो थे वो एक मतलब जो छापामार युद्ध प्रणाली का जो सबसे सुंदर एग्जाम्पल माना जाता है, कहता है कि छापामार युद्ध प्रणाली का जो शिव सूत्र है उसको शिवाजी ने विकसित किया था कि भाई किस प्रकार से छापामार युद्ध प्रणाली में भी किस प्रकार से युद्ध किया जाए। उसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण शिवाजी का युद्ध कला था। तो शिवाजी शायद इसी कला के अकॉर्डिंग वो मुगलों के दरबार में वहां का जो स्थिति है उसको शायद भापने के लिए गए थे। और इसके साथ ही ये कहते हैं कि जंजीरा द्वीप पर भी शायद शिवाजी अधिकार करना चाहते थे, और जंजीरा द्वीप पे अधिकार करने का जो एक मुहर है वो औरंगजेब से वो लेना चाहते थे, एक आश्वासन औरंगजेब से लेना चाहते थे, और इसके कारण से वो आगरा गए थे, ऐसा सरदेसाई का मत है। अब यदुनाथ सरकार का मत सही है या सरदेसाई का मत सही है, इसमें अभी विवाद है और इस पर कोई निश्चित जो पड़ाव है वहां पे नहीं जाया जा सकता है। दोनों में मतभेद है, दोनों जो है वो अलग अलग अपने विचार रखते हैं। हाँ, जब शिवाजी वहां पहुंचते हैं तो हमने आपको बताया किस प्रकार से शिवाजी को कैद कर लिया जाता है। वहां बहुत सारे जो दरबारी होते हैं वो चाहते हैं कि शिवाजी को मार दिया जाए, लेकिन जय सिंह के पुत्र राम सिंह के प्रभाव के कारण शिवाजी को प्राण दंड नहीं दिया जाता है, क्योंकि औरंगजेब को डर था कि कहीं ना कहीं अगर शिवाजी को प्राण दंड दे दिया जाएगा तो इससे जो राजपूत लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि जयसिंह ने शिवाजी को ये वचन दिया था कि आपकी जो प्राण है उसकी रक्षा करने का दायित्व तो हमारा है, और हमारा जब तक प्राण है तब तक आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और जब शिवाजी यहाँ से गए भी थे तो वो एक प्रकार से राम सिंह मतलब जयसिंह का जो पुत्र राम सिंह थे उनके संरक्षण में ही वहां वो थे। इसलिए राजपूतों के नाराज हो जाने के डर से औरंगजेब ने इस प्लान को रोक दिया और कहा कि अच्छा ठीक है, अभी जो है राम सिंह के ही कैद में ये या उसके संरक्षण में ही ये शिवाजी रहेगा, इस पर कड़ा पहरा लगा दो और फिर बाद में सोचते हैं इसका क्या करना है। तो इस प्रकार शिवाजी का जो जान है वो बच गया। अब कहता है कि 30 नवंबर 1666 ईस्वी में शिवाजी जो है वहां से फरार हो जाते हैं। अब होता ये है कि शिवाजी जब वो कैद में पहुंचते हैं तो वहां वो ये नाटक करते हैं कि वो बीमार हो गए हैं, और इसके साथ ही वो ये मांग करते हैं कि भाई गरीब जो ब्राह्मण है उनको वो फल दान देना चाहते हैं, क्योंकि शुरुआत में इनको ये जो कार्यक्रम था उसको बड़ा स्ट्रिक्टली चेक किया गया 10 दिन, लेकिन बाद में ये डेली रूटीन के जैसा हो गया तो इसमें ढीलापन आ गया, और इसका फायदा उठाकर शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ फल की टोकरी में बैठकर औरंगजेब के कारागार से मुक्त हो जाते हैं, और वहां मथुरा में एक मराठी ब्राह्मण परिवार के यहाँ संभाजी को वो एक रख देते हैं संरक्षण में उनको छोड़कर, और खुद सन्यासी के वेश में वो इलाहाबाद, बनारस, गया और तेलंगाना होते हुए महाराष्ट्र अपने पैतृक घर, अपना जो राजमहल है, अपना जो उनका जो मेन किला है, राजधानी है रायगढ़, वहां पहुंचते हैं। जैसे ही शिवाजी रायगढ़ पहुंचते हैं पूरे महाराष्ट्र में एक क्रांति का संचार होता है। लोग जो है इसको एक दैवीय घटना समझता है, लोग जो है इनको लगता है कि भगवान ने शिवाजी को मुक्त करवाया है और शायद शिवाजी अब हमें भी इन मुगलों के चंगुल से मुक्त करवाएंगे। तो एक प्रकार से पूरे महाराष्ट्र में एक क्रांति, एक
क्रांति का भावना, एक जन संचार जो है वो उभर जाता है और शिवाजी जो है वो एक नायक के रूप में, एक हिंदू हृदय सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। खैर, कहता है कि इससे जो औरंगजेब है वो बड़ा नाराज हो जाता है। जब औरंगजेब को पता चलता है कि भाई शिवाजी तो भाग गया कैद से, तो इससे जो औरंगजेब है वो बड़ा नाराज हो जाता है और उसको कहीं ना कहीं ये शक होता है कि जय सिंह का इसमें कोई मिली भगत है। और इसके कारण जय सिंह, जब दक्षिण में जय सिंह थे तो और शिवाजी को अपने पुत्र राम सिंह के संरक्षण में मुगल दरबार में छोड़े थे, तो वहां से जय सिंह को बुलाया जाता है। जय सिंह जब ये समाचार पाते हैं तो वहां से राजधानी की तरफ वो चलते हैं, लेकिन बीच में ही, रास्ते में ही बुरहानपुर, दक्षिण में ही एक केंद्र है, ठीक है, तो बुरहानपुर में ही जय सिंह को जहर दे दिया जाता है, जिसे 7 सितंबर 1667 ईस्वी को जय सिंह की मृत्यु हो जाती है। जय सिंह की, चूंकि जय सिंह जो थे वो उनको दक्षिण का कमान सौंपा गया था, इसलिए अब जय सिंह की जगह पे मुअज्जम और फिर से राजा जसवंत सिंह को दक्षिण का कमान सौंपा जाता है। इस समय उत्तर पश्चिम में जो अफीकी और यूसुफजाई लोग थे, अफीकी और यूसुफजाई लोग थे, मतलब ईरान के तरफ से, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में ईरान के तरफ से आक्रमण हो रहे थे और यहाँ रहने वाले जो यूसुफजाई लोग थे उन्होंने भी विद्रोह छोड़ दिया था, विद्रोह कर दिया था उस क्षेत्र में। इसको दबाने के लिए ये जो राम सिंह है, जय सिंह का पुत्र राम सिंह, उसको वहां भेज दिया जाता है कि जाओ तुम जो है जाके विद्रोह उधर दबाओ। और उस समय एक चीज और आप इसको ध्यान दीजिएगा कि जैसे आज शासन व्यवस्था में जो ट्रांसफर होता है कि भाई जो अधिकारी मेरा बात नहीं सुन रहा है, जो हमारा बात नहीं मान रहा है, तो उसको ट्रांसफर करवा दो कोई इंटीरियर एरिया में। इंटीरियर एरिया में ट्रांसफर से बहुत लोग डरता है। आप एक ऑडियो वायरल हो रहा था विकास दुबे के द्वारा, जो वो मारे गए थे, जो कांस्टेबल थे, ठीक है ना, उनका शायद डीआईजी साहब के साथ एक वो वीडियो, एक कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे कि सर हमको जहां है कोरोना काल में वहीं रहने दीजिए, हमको इधर उधर ट्रांसफर मत करिए। और जो इस क्षेत्र में है, इस पद पे हैं लोग, वो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये ट्रांसफर वाला जो सिस्टम है वो बड़ा एक प्रकार से ब्लैकमेल करने का काम किया जाता है इससे। और ट्रांसफर से ही पता चलता है कि कौन सा अधिकारी सरकार का कितना चहेता है। जो अधिकारी सरकार का ज्यादा चहेता है उसको अच्छी जगह पर पोस्टिंग दिया जाता है, जो सरकार की बातों को नहीं मानता है उसको इंटीरियर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वैसा ही हुआ कहाँ, तो यहाँ औरंगजेब जो कि राम सिंह थे, एक तो उसके जो पिता थे जय सिंह, उनकी मृत्यु कर, उनकी विष देकर उनकी हत्या करवा देता है, और जो पुत्र राम सिंह था उसका ट्रांसफर जो है वो कर देता है। कहा कि अब तुमको राजधानी में नहीं रहना है, जाओ वहां यूसुफजाई और जो अफीकी लोगों का आक्रमण, अटैक हो रहा है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, यहाँ युद्ध छिड़ा हुआ है, तुम यहाँ बैठ के क्या खा रहा है, जाओ उधर जाके युद्ध कर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझिए कि जय सिंह को मृत्यु दे दिया जाता है, उसके पुत्र राम सिंह को ट्रांसफर कर दिया जाता है वैसे क्षेत्र में जहां युद्ध चल रहा था, उसकी कमान सौंप दी जाती है, और इनके बदले राजकुमार जो मुअज्जम है और जसवंत सिंह, उनको दक्षिण का कमान सौंपा जाता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, शाइस्ता खां के समय से ही बताया था कि चूंकि जसवंत सिंह तो खुद शिवाजी के मित्र थे और शिवाजी का बड़ा इज्जत करते थे, लेकिन यहाँ पे स्थिति ये हुआ कि जो मुअज्जम था वो भी बड़ा आराम तलब था, वो भी ज्यादा लड़ाई झगड़ा में उलझना नहीं चाहता था, आराम करना चाहता था, और साथ ही भविष्य में होने वाले उत्तराधिकारी के युद्ध को लेकर भी वो प्लानिंग कर रहा था। इसलिए उसको लग रहा था कि मराठों से लड़ने में कोई फायदा नहीं है, बल्कि इनको मिला कर रखा जाए ताकि भविष्य में ये हमारी मदद कर सकें।
क्योंकि जब उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, औरंगजेब ने जो अपने भाइयों को पराजित किया था, तो औरंगजेब के खिलाफ भी जसवंत सिंह ने युद्ध किया था। और जसवंत सिंह औरंगजेब की इस हिंदू विरोधी मानसिकता का सबसे प्रबल विरोधी भी रहे थे। इसलिए इनके प्रभाव के कारण, मुअज्जम और जसवंत सिंह के प्रभाव के कारण, इन्होंने किसी तरीके से औरंगजेब को ये मनाने में वो सफल हो गए कि मुगलों से लड़ने में कोई अभी भलाई नहीं है, क्योंकि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से भी आक्रमण हो रहा है और इधर मुगलों से, इधर मराठों से भी उलझना अच्छा नहीं है। इसलिए एक काम करो कि जो दुश्मन है उसको दोस्त बना लो, और दोस्त बना के और उसका फायदा उठाया जा सके। और जसवंत सिंह के प्रभाव से शिवाजी को औरंगजेब ने राजा की मान्यता दे दी, और बरार का जो जागीर था वो भी शिवाजी को दे दिया गया, तथा ये भी निर्णय लिया गया कि संभाजी, जो कि शिवाजी के पुत्र थे, उनको 5000 का मनसबदारी भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1667 से लेकर 1670 ईस्वी, मतलब 3 साल का ये जो समय है, वो करीब करीब एक प्रकार से शिवाजी ने इसको स्टे किया, होल्ड किया, और इस टाइम पीरियड में उन्होंने अपना जो शक्ति है उसको बढ़ाने का कार्य किया। अपने उनका जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें सुधार किया, और अपने आप को मजबूत बनाने का कार्य किया इन 7 वर्षों में। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो कि मराठा और मुगलों के संघर्ष को, मतलब शिवाजी और औरंगजेब को संघर्ष को फिर से शुरू कर देता है। अब होता ये है कि जो औरंगजेब का जो कुछ नीति था, उसने मुगल और मराठों के बीच में फिर से संघर्ष छेड़ दिया। वो नीति क्या था? तो सबसे पहला ये जो नीति था वो ये था कि चूंकि औरंगजेब 1669 ईस्वी में एक फरमान जारी करता है, और उस फरमान के अकॉर्डिंग वो जो फरमान जारी करता है, जिस पर अभी विवाद भी चल रहा है, काशी विश्वनाथ का मंदिर, ठीक है ना, तो उस फरमान में वो ये फरमान जारी करता है, यह आदेश जारी करता है कि जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं काशी के, बनारस के, उनको ढा दिया जाए, गिरा दिया जाए। और इसी क्रम में बहुत सारे जो हिंदू मंदिर है उसको तोड़ दिए गए, और काशी का जो विश्वनाथ मंदिर है, बाबा की नगरी जिसको कहते हैं, और अभी जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो प्रीलिम्स हुआ है, उसमें ये एक क्वेश्चन भी आया था कि सबसे प्राचीन जीवंत शहर किसको माना जाता है, जिसमें प्रयागराज, अयोध्या, काशी और शायद मथुरा का वो नाम था, जिसमें अयोध्या और काशी जो था वो ज्यादा ये लग रहा था। और जो बड़े बड़े लोग हैं, इम्पोर्टेंट टीचर जो कि लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, वो भी चूंकि इसका कहीं पे वो एक स्पष्ट आंसर गूगल बाबा भी नहीं दे रहे थे, लेकिन आयोग ने उसका आंसर काशी माना है कि काशी अयोध्या से भी पुराना जीवंत शहर है, ऐसा यूजीसी का जो आयोग है उसने माना है। ठीक है, ये वही काशी की बात हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो काशी का जो विश्वनाथ मंदिर है उसको तोड़ दिया गया, जिससे पूरे जो हिंदू समाज है उसमें एक रोष व्याप्त हो गया, और औरंगजेब का ये जो हिंदू विरोधी मानसिकता है वो मुखर होकर सामने है, जिससे शिवाजी को बड़ा आघात लगा, शिवाजी को बड़ा गहरा सदमा लगा, और इनको लगा कि भाई हम हिंदू हृदय सम्राट होकर उसके संरक्षण में काम कर रहे हैं जो कि हिंदू विरोधी है, और बाबा विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने वाला है, तो उसके अंडर में रह के और हम काम कर रहे हैं, तो ये कहीं से हमारे लिए शोभनीय नहीं।
इसके साथ औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार के बहुत सारे उपाय किए। हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया, बालात धर्म परिवर्तन करवाया गया, बहुत सारे हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। इससे जो औरंगजेब और शिवाजी के जो संबंध थे, जिसको जसवंत सिंह और मुअज्जम ने किसी प्रकार से उनमें एक सामंजस्य बैठाने का कार्य किया था, लेकिन ये सामंजस्य जो है वो लंबे समय तक नहीं टिक पाया, क्योंकि ये दोनों जो विचारधारा था वो अलग अलग विचारधारा थे और दोनों कभी एक साथ नहीं चल सकते थे। इसके साथ ही एक और कारण था। एक और कारण ये था कि क्योंकि उस समय दक्षिण के जो मुगल सूबेदार थे वो अपने यहाँ से बहुत सारे सैनिकों को नौकरी से निकाल रहे थे, और इसके पीछे कारण ये था कि आर्थिक स्थिति का हवाला देकर वो निकाल रहे थे कि भाई पेमेंट जो है वो नहीं सही से कर पा रहे थे। इसका फायदा उठाकर शिवाजी ने उन सैनिकों को मराठा सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया, और जब ये बात औरंगजेब को पता चला तो वो बड़ा नाराज हो गया। क्योंकि शिवाजी को ये पता था कि जब औरंगजेब इस तरीके का कदम उठा रहा है तो उसके साथ संघर्ष हमारा होना ही होना है। क्योंकि मुअज्जम और जसवंत सिंह के साथ जो ये संधि हुआ था, तो कहीं ना कहीं जसवंत सिंह ने शिवाजी को यही कॉन्फिडेंस में लिया था कि भाई उत्तराधिकारी का युद्ध होगा तो उसमें औरंगजेब का खात्मा होगा और आप मुअज्जम के साथ रहिएगा, हम भी आपके साथ हैं, हम और मुअज्जम तो एक ही हैं और आप भी हमारे साथ आ जाइएगा। तो लेकिन अब उसमें वो कहने का मतलब है कि उतना लंबा इंतजार कौन करता, उसके पहले ही औरंगजेब जो है कुछ ऐसा कृत्य कर रहा था जिसने पूरे हिंदू जो जनमानस उसको झकझोर कर रख दिया था। और शिवाजी जो कि हिंदू हृदय सम्राट थे, वो कैसे इस बात को स्वीकार कर सकते थे। इसलिए कहता है कि शिवाजी ने मुगलों से पुनः संघर्ष शुरू किया और पुरंदर का किला जो है वो जीत लिया। सबसे पहले जो पुरंदर की संधि है उसकी अवहेलना करते हुए पुरंदर का जो किला है, जिसकी रक्षा रजी उद्दीन खां कर रहा था, तो जो नीलो पंत जी हैं उनको भेजकर पुरंदर का किला जो है उस पर मराठों का अधिकार स्थापित कर लिया जाता है। इसके बाद भिवंडी का किला, माहुली का किला और कोंडना का किला। कहता है कि जो कोंडना का किला है वो उस समय राजपूत शासक, राजपूत मतलब सूबेदार, किलेदार आप उसको कह सकते हैं, वीर उदयभान के पास था, और वहां तानाजी मालसुरे को भेजा जाता है। तानाजी मालसुरे के बारे में हमने पिछली क्लास में आपको बताए हैं, अगर वो आप देखना चाहें तो डिटेल में जाके आप देख सकते हैं। तो तानाजी मालसुरे जो हैं वो उनको भेजा जाता है, और इस युद्ध में तानाजी मालसुरे और वीर उदयभान दोनों शहीद हो जाते हैं। और तानाजी मालसुरे की याद में ही, क्योंकि कोंडना किला जीत लिया जाता है लेकिन तानाजी मालसुरे उसमें शहीद हो जाते हैं, और तानाजी मालसुरे की याद में ही कोंडना किला का नाम बदलकर सिंहगढ़ का किला रखा जाता है। उसके बाद 13 अक्टूबर 1670 ईस्वी को फिर सूरत को लूटा जाता है। ये सूरत की जो लूट थी वो शिवाजी को औरंगजेब को दिया गया चुनौती था। शिवाजी इस बात को सिद्ध करना चाहते थे कि अगर तुम हिंदू मंदिर तोड़ेगा, चौथ लगाएगा, तो हम भी चौथ लगाएगा कह रहे हैं, जजिया कर लेगा तो हम भी तुम्हारे क्षेत्र को लूटेंगे, तुम्हारे क्षेत्र से चौथ सर्वस्वमुखी वसूल करेंगे। और एक प्रकार से शिवाजी ने यह घोषणा कर दी कि दक्षिण जो है वो मराठों का है, यहाँ मुगलों का कोई काम नहीं है, यहाँ मुगलों का कुछ चलने वाला नहीं है, यहाँ जो भी निर्णय लिया जाएगा वो मराठों के द्वारा ही लिया जाएगा। इसलिए जितने भी राज्य हैं जो कि मुगलों के अधीन हैं, वो अगर अपनी रक्षा करना चाहते हैं, शिवाजी के प्रकोप से बचना चाहते हैं, तो उनको चौथ और सर्वस्वमुखी देना पड़ेगा। कहता है कि इसके बाद अहमदनगर, गुन्नार,
और परल्ला के निकट 51 गांवों को लूटा जाता है और शिवाजी खुद उसका नेतृत्व करते हैं। इसके अलावा सूरत की पुनः लूट होती है। उसके बाद यहां देख रहे थे, ठीक है, बरार, बलगाना, चूंकि बरार का हमने देखा था क्या कि बरार का जागीर शिवाजी को दिया जाता है, लेकिन ये जो है वो फिर कहते हैं कि भाई तो जागीर है तो बुलाओ, चौक दो, देशमुखी दो। अब ये यहाँ के वो जागीरदार हम नहीं रहे, ये हमारे है, ये है, अब यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। तो बरार, बलगाना और खानदेश पर धावा बोला जाता है और वहां से चौथ और सरदेशमुखी वसूला जाता है। 15 जनवरी 1671 को गुजरात सीमा पर स्थित जो सिलहेर है, ये भी उस किले को भी जीत लिया जाता है। तो एक प्रकार से शिवाजी ने खुल्लम खुल्ला ये ऐलान कर दिया कि दक्षिण जो है वो मुगलों का नहीं है, दक्षिण मराठों का है और यहाँ मुगलों का कोई काम नहीं है। और ये जो अभियान थे उसके पीछे सबसे प्रमुख कारण था औरंगजेब का 1669 ईस्वी का हिंदुओं के खिलाफ हिंदू मंदिरों को तोड़ने का दिया गया या जारी किया गया फरमान। इससे सिर्फ शिवाजी ही नहीं, जब हम बाद में पढ़ेंगे जसवंत सिंह के बारे में पढ़ेंगे तो वहां भी हम बताएंगे आपको कि जितने भी जो चाहे वो राजपूत सरदार थे तो कि मुगल के अंडर काम कर रहे थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो हिंदू थे और इनको जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा गहरा आघात लगा, बड़ा गहरा धक्का लगा। एक हद तक अकबर जो है कम से कम, ठीक है, वो भी मुस्लिम रीति रिवाजों को ही वो लागू करवाता था, लेकिन फिर भी वो हिंदुओं के प्रति उतना ज्यादा क्रूर नहीं था जितना कि औरंगजेब था। ठीक है, तो चलिए, कहता है कि इससे नाराज होकर अब औरंगजेब को लगता है कि भाई तो जिसको हम जागीरदार बनाए वो कह रहा है कि सब हमारा है, तुमको यहाँ आना ही नहीं। और चूंकि औरंगजेब अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए जाना जाता है और एक गैर इस्लामिक या एक हिंदू के द्वारा इस प्रकार का दिया गया चुनौती को औरंगजेब कैसे स्वीकार कर सकता था, उसको बड़ा धक्का लगा और उसने महावत खां को दक्षिण की तरफ भेजा। 1670 से 74 ईस्वी के बीच जो मुगल और मराठे थे उनके बीच कई युद्ध लड़े गए, जिसमें सिलहेर का युद्ध, मुलहेर का युद्ध, जवाहर का युद्ध तथा रामनगर का युद्ध प्रमुख है, वो लड़े गए। लेकिन इन सारे युद्धों में मराठा विजयी हुए और मुगलों की पराजय हुई। इसके बाद कहता है कि 1672 ईस्वी में जो शिवाजी थे उन्होंने बीजापुर से भी संधि विच्छेद कर लिया। कहा कि भैया अब तुम्हारा कोई काम नहीं। अब होता यह है कि 1672 ईस्वी में बीजापुर का जो सुल्तान था अली आदिल, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके साथ साथ खानदेश का जो शासक था उसकी भी मृत्यु हो जाती है और इसका फायदा उठाकर शिवाजी ने उससे संधि विच्छेद कर लिया और जो पन्हाला का दुर्ग था उस पर कब्जा कर लिया। अब ये पन्हाला का जो दुर्ग है उसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझना कि ये वही पन्हाला का दुर्ग है जो कि प्रतापगढ़ के युद्ध के बाद शिवाजी ने बीजापुर से जीता था। बाद में यही जो पन्हाला का दुर्ग है वहां पे सिद्दी जौहर को भेजा गया था शिवाजी के खिलाफ। जहां जब सिद्दी जौहर ने इस दुर्ग को घेर लिया तो वहां से शिवाजी जो है वो निकलकर देश बदलकर और वहां से वो चकमा देकर उसको भाग जाते हैं और वो वहां से वो चकमा देकर निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। और फिर जब बीजापुर और मराठों के बीच संधि होता है तो उस संधि के अकॉर्डिंग इस पन्हाला के दुर्ग को बीजापुर को सौंप दिया जाता है। लेकिन ये शर्त होता है कि बीजापुर अब शिवाजी को राजा की एक उपाधि देता है, मान्यता देता है, एक स्वतंत्र शासक के रूप में शिवाजी को मान्यता देना पड़ता है बीजापुर को। इसी के बदले में पन्हाला का दुर्ग जो है वो
सौंपा जाता है बीजापुर। ये वही पन्हाला का दुर्ग है जिस पर पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी ने मुगलों के साथ मुगलों का साथ देते हुए पन्हाला के दुर्ग पर आक्रमण किया था, लेकिन ये आक्रमण असफल हो जाता है। और ये वही पन्हाला है जिसको बाद में 1672 ईस्वी में शिवाजी पुनः उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो चूंकि पन्हाला का ये जो दुर्ग था उसके पीछे उसका बड़ा एक इंपॉर्टेंस था। दक्षिण में शिवाजी के राज्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये पन्हाला का जो दुर्ग था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। इसका सामरिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्व था और इसलिए बीजापुर के शासक भी इस पर अपना नियंत्रण चाहते थे ताकि मराठों को कंट्रोल में रखा जा सके। तो दूसरी तरफ शिवाजी अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए इस पन्हाला के दुर्ग को अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे और अंततः शिवाजी इसमें सफल हुए। इस पन्हाला के दुर्ग को लेने के लिए बहलोल खां को भेजा गया बीजापुर की तरफ से, लेकिन प्रताप गुर्जर जो कि शिवाजी के सेनापति थे उनकी हाथों बहलोल खां की शिकस्त होती है और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मराठा शक्ति का लोहा बीजापुर और मुगल दोनों मानने के लिए विवश हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। आप इसको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में और वहां हम देखेंगे कि शिवाजी का राज्याभिषेक कैसे होता है और राज्याभिषेक के बाद जो शिवाजी का कर्नाटक अभियान है उसको जो है हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।